नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार ऐसे मेन रीजन की जिससे वजह से स्टॉक मार्केट में यहाँ पर आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कुछ सीजन से ओवरऑल इंडिया का जो निफ्टी और सेंसेक्स है काफी दबाव में महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप बात करें तो आज निफ्टी एक समय पर 3.25% तक गिर चुका था। वहीं बड़े से बड़े स्टॉक भी काफी प्रेशर यहाँ पर झेल रहे थे। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर स्पेशली वैसे सेक्टर जिनका एक्सपोजर ग्लोबल से है वो तो काफी ज्यादा करेक्ट हुए। आज जैसे आप बात करेंगे टाटा मोटर्स जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बजाज ऑटो है और साथ ही साथ मदरसन सुमी जिसपे काफी अच्छी उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले समय में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप बात करेंगे मदरसन सुमी की तो मदरसन सुमी समवेयर अराउंड 4.6% गिरा। वहीं टाटा मोटर्स आपको 5% की गिरावट दिखी और बजाज ऑटो जो कि काफी अच्छा और फ्यूचरिस्टिक एक शेयर है वो भी आज 2.5% पे गिरा। वहीं अगर आप बात करेंगे एनबीएफसी और बजाज फाइनेंस जैसे शेयर की या फिर एचडीएफसी जो बैंकिंग डोमेन है, सारे ही शेयर में एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ। क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्या है ओवरऑल रीजन और आगे की क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी, आज के इस वीडियो में हम हर चीज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इन चार प्रमुख रीजन में से एक पहला रीजन तो ऑब्वियसली कोविड को लेके है, जो ओमिक्रॉन करके जो उनका एक नया वर्जन आया है जिससे इसका इम्पैक्ट दिखने लगा। हालांकि कुछ दिन पहले डब्ल्यूएचओ का जो एक रिपोर्ट आया था और उन्होंने ये क्लियर किया था कि ओमिक्रॉन का जो ये वायरस है कंपेयर टू डेल्टा उतना ज्यादा ये तकलीफ देने वाला नहीं है। लेकिन रिसेंटली अगर आप बात करेंगे आर्टिकल जो कि कल और परसों में आया था उसमें यह कहना है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट के साथ मिक्स होके और ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है। तो लॉजिकली अगर बात करें तो न्यूज ड्रिवन डेफिनेटली है। आज का जो स्टॉक मार्केट करेक्शन हुआ है ऑब्वियसली कोरोना का एक वन ऑफ द इम्पैक्ट है, कोविड का वन ऑफ द इम्पैक्ट है, स्पेशली ओमिक्रॉन का एक वन ऑफ द इम्पैक्ट है। लेकिन ये मात्र 10% है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम अभी शेयर मार्केट में जो ये आ रहा है वो है यहाँ पर फेडरल रिजर्व को लेके। आपको बता दूं दोस्तों कि जब 2020 में कोविड सिचुएशन से हर एक ग्लोबली इंपैक्ट था मार्केट, तो फेडरल रिजर्व यूएस ने हर एक कंपनी को लोन दिया था और वो 0% लोन पर था। और उसी के वजह से अगर आप बात करेंगे जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है वहां पर स्टॉक के प्राइसेस काफी बुलिश हुए। तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि नवंबर या दिसंबर में फेडरल रिजर्व यहां पर इन इंटरेस्ट को बढ़ाने का डिस्कस कर और रिसेंटली यहाँ पे वेडनेसडे को उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 2022 तक मतलब नेक्स्ट एक साल में धीरे धीरे करके वो 0% जो इंटरेस्ट था वो उसको लेके जाएंगे 0.9% पे। साथ ही साथ आने वाले समय में 2023 में वो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 1.6% और 2024 तक वो हो जाएगा 2.1%। सो दोस्तों यहां तक बात ये थी कि अभी तक आपको फेडरल रिजर्व से जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन कोई भी कंपनी है उनको यहां पर आप बोल सकते हैं कि फंड्स मिल रहे थे बिना इंटरेस्ट के, विच मीन्स कि अगर आपको पैसे लेना है तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा था। और जिसके वजह से जितने भी कंपनीज जो है वो फंड ले रहे थे और साथ ही साथ वो सारे फंड वो यहाँ पर ऐसे कंट्रीज में डंप कर रहे थे जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि उन कंट्री का स्टॉक का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे कि यूएस के भी स्टॉक प्राइस काफी अच्छा ग्रो करने का मेन रीजन यही है। यहाँ पर जो फेडरल रिजर्व की तरफ से जो उनको फंड मिल रहा था वो काफी उनके लिए हेल्पफुल था। लेकिन जैसा कि आपको बता दूं ये न्यूज के बाद यहाँ पर जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स से धीरे धीरे अब अपना पैसा खींचने लगे हैं क्योंकि उन्हें अब वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा और वो इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो अपना धीरे धीरे पैसा खींच रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन अगर आप बात करें तो यही एक रीजन था जिसके वजह से स्टॉक का प्राइस यहाँ पर गिरा। तो ये हो गई दो चीज स्टॉक मार्केट को गिराने की वजह। अब बात कर लेते हैं तीसरी वजह। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है मोस्ट ऑफ द कंट्री यूएस की पॉलिसीज को फॉलो करना चाहती है और साथ ही साथ कोविड का सिचुएशन को अब ओवरऑल देखा जाए तो करीब करीब 2 साल होने को आया। स्टॉक मार्केट जब मार्च 2020 में करेक्ट हुआ था और उसके बाद से धीरे धीरे और आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया था, तो जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं हर एक कंट्री ने अपने अपने तरीके से वहां पे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने तरीके से उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए थे। और अब सारी वैसी कंट्री जिन्होंने कम किया था वो बढ़ाने लगे। तो पॉलिसी टाइटनिंग जो बोल सकते हैं, जो पॉलिसी जो अभी चेंज हो रही है खास करके बैंकिंग सेक्टर्स में, वो भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर रीजन। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर रिपोर्ट पे
कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इस थर्सडे को भी डिक्लेयर किया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे। साथ साथ नॉर्वे गवर्नमेंट ने भी यहां पर इसी साल दूसरी बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है और वो डेट था 16 दिसंबर। और साथ ही साथ आपको बता दो रशिया, न्यूजीलैंड और कनाडा भी एक ऐसी कंट्री है जो कि पॉलिसी रेट्स को बढ़ाने के बारे में सोच रही है और उसमें से कनाडा आने वाले कुछ वीक्स में बढ़ाने वाली। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल जितने भी जो डेवलप कंट्री है उनके पास जो फंड्स थे वो अब धीरे धीरे पॉलिसी रेट बढ़ने की वजह से हर एक मार्केट में से पैसे अब विड्रॉ किए जाएंगे, क्योंकि अब यहां पर बात होगी इंटरेस्ट बढ़ने की। यहां तक अभी तक ये हो रहा था कि हर एक जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको काफी कम पैसे में आपको फंड मिल जाता था और वो वैसे जगह पे इन्वेस्ट करते थे जहां पर स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा करेक्ट कर रहा था और या फिर डेवलपिंग कंट्री। तो स्पेशली अगर आप बात करेंगे इस समय में डेवलपिंग कंट्री में इंडिया एक वन ऑफ द लीडिंग कंट्री है। तो चाइना में इस समय कंसिडरिंग जियो पॉलिटिकल इशू इन्वेस्ट करना सेफ नहीं है। वहीं अगर आप बात करेंगे अदर कंट्रीज जो कि है जो रिलेटेड कंट्री है जो इंडिया से, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जगह पे उतना ज्यादा ये सेफ है नहीं। सो ऑब्वियसली जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन्होंने सारे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने ज्यादा से ज्यादा इंडिया में इन्वेस्ट किया और जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट का प्राइस यहाँ पर बढ़ा। लेकिन जिस तरीके ये पॉलिसी टाइटनिंग हो रही है उम्मीद किया जा रहा है कि धीरे धीरे यहाँ पर पैसे विड्रॉ होंगे और स्टॉक का प्राइस जो है ओवरऑल निफ्टी पे भी ये सर देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में भी ये दिखेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे ऐसे रीजन की जिसके वजह से यहां पर आपको ये मंदी देखने को मिल रही है। तो ये चौथा रीजन ये है एफआईआई का सेलिंग। जैसा कि आपने देखा ये जो चौथा रीजन है ये सारे ही रीजन का मिक्सअप है। आपको पता है यहां पर एक तो हो गया कि कोविड की सिचुएशन फिर से बढ़ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है, जितने भी पॉलिसी जो है वो फिर से स्ट्रेंथन हो रही है और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से इंडिविजुअल कंट्री की वजह से भी यहाँ पर जो पैसे इंडिया स्टॉक्स पे लग रहे थे वो धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट निकालने लगे। तो ये थी ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट स्टॉक मार्केट। तो कुछ क्या ऐसे कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है जिसकी वजह से हम स्टॉक मार्केट में बने रहे। तो आपको बता दूं कि अगर यहाँ जो आंकड़ा जो बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर जो एक्सपेक्टेड है 2022 तक तो इन्फ्लेशन इसी तरीके से हिट करता रहेगा और समवेयर अराउंड 2.6% के रफ्तार से बढ़ता रहेगा। लेकिन 2023 में ये जो रेट है वो 2.6% से घटकर 2.2 तक हो सकती है या 2.3 तक हो सकती है और 2024 तक ये घटकर 2.1% हो सकती है। तो आने वाले 1 से 1.5 साल में ये जो इन्फ्लेशन उम्मीद किया जा रहा है कि घटेगा, जिसका इम्पैक्ट इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ दिख सकता है। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, जो कि कोविड की सिचुएशन में काफी लोगों की जॉब चली गई थी, वहां पे ड्रॉप हुआ है और उम्मीद किया जा रहा है कि अगले साल तक 3.5% और ड्रॉप होगा और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में जॉब की रेट होगा। स्पेशली अगर आप बात करेंगे आईटी सेक्टर्स में, इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर काफी ज्यादा आईटी सेक्टर्स में जॉब है, तो ऑब्वियसली आने वाले समय में आईटी सेगमेंट ऐसा होने वाला है जहां पर ना तो जॉब का प्रॉब्लम होगा और उसके स्टॉक्स भी काफी ज्यादा परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको बता दूं कि चाइना की वजह से जो जियोपॉलिटिकल इश्यू चल रहा है और रिसेंटली जो आपने न्यूज सुना होगा कि पहली बार, क्योंकि आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स लैब जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सरफेस माउंटिंग डिवाइस जिसको बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं पीसीबी, जो कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में जिसपे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगा रहता है, वो अभी तक जनरली बात किया जाए तो चाइना और ताइवान ही बनाती थी। लेकिन पहली बार टाटा ने ये इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की वो लैब डालने वाली है, जिसके वजह से आने वाले समय में जो ऐसी कंट्री जैसे कि यूएस हो गई, यूके हो गई और यूरोप हो गई, वहां से आने वाले समय में यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा और जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज मिल सकता है टाटा एलेक्सी और केपीआईटी जैसी कंपनी को। सो दोस्तों ओवरऑल अगर आप बात करें तो आने वाला 2-3 महीना जो स्टॉक मार्केट के लिए है अच्छा नहीं रहेगा। आपको सोच समझ के ऐसे जगह पैसा लगाना है जो कि सेफ हो। अगर मार्केट करेक्ट करता है तो आपको वैसी कंपनी में जुड़ना है जो का फ्यूचर आपको देखने को मिले। इस स्टेज पर आपको रैंडमली वैसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है जो कि आपको रिस्क क्रिएट कर सकता है। जैसे कि आपको पता है इस सिचुएशन में जब फंड बाहर जा रहा है, तो अब बात कर लेते हैं कि हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर फिर से यहाँ पर तेजी आए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि एक समय काफी अच्छा ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो एफआईआई जब तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चालू नहीं करती है, जब तक आपको यहाँ पर फिर से वो तेजी नहीं दिखेगी। डोमेस्टिक डेफिनेटली यहाँ पे बाई कर रही है। अगर आप बात करेंगे इसी मंथ की तो डोमेस्टिक में ओवरऑल 20,000 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी हुई है। वहीं अगर आप बात करेंगे एफआईआई ने अभी तक 26,000 करोड़ का अपना ओवरऑल स्टॉक बेच चुकी है। इसका मतलब 6,000 का यहाँ पर आपको डिफिसिट दिख रहा है, 6,000 का यहाँ पर कमी दिख रही है और ये 20,000 वैसे 20,000 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड का है। हमारे आपके जैसे जो
नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो कोविड के बाद इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, उनकी वजह से स्टॉक का प्राइस जो है वो आज भी 16,000 और 16,500 के करीब है। अदरवाइज अगर ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा नहीं होता तो स्टॉक का प्राइस और भी ज्यादा गिर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या हमारे और आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो कितने दिन तक ये मार्केट को सरवाइव कर पाएंगे। प्रॉब्लम यहां पर ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है और इन्फ्लेशन के साथ वैसे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको उन पैसे की जरूरत पड़ेगी, और जैसे इन पैसों की जरूरत पड़ेगी वो अपने स्टॉक्स को धीरे धीरे बेचने लगेंगे, जिसका लॉन्ग टर्म में भी स्टॉक पे आपको ये ओवरऑल इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप बात करेंगे पिछले साल से जितने भी आपने पैसे बनाए हैं, वो ये समय है स्पेसिफिक होने का, स्टॉक स्पेसिफिक होके आपको पैसे को सही जगह पर सही समय पर लगाना पड़ेगा, और आपको पोर्टफोलियो जो है वो अब प्रिसाइज करना पड़ेगा। आपके पोर्टफोलियो में 5 से 10 ही स्टॉक होने चाहिए, और रेगुलर आपको अपडेटेड रह के धीरे धीरे ही यहाँ पर पैसा बन सकता है, जो कि कोविड में या 2020-21 में पैसा जो कन्वर्ट हुआ है, जो तेजी से आपका पैसा बना है, वो यहाँ पर बनना थोड़ा तकलीफ होगा। सो आने वाला 2-3 महीना इसी तरीके की आपको उछाल और गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जिस दिन भी आपको एफआईआई की फिर से खरीदारी चालू हो जाए, जैसे आपको न्यूज में आ जाए कि एफआईआई ने खरीदारी चालू कर दी है, तो यहां पर फिर से आपको निफ्टी जो है 18,000 के करीब देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म वेट कर सकते हैं, उनके लिए कोई बहुत बड़ी यहां पर तकलीफ की बात नहीं है। 2025 तक ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि निफ्टी जो है आराम से 25 से 30,000 के बीच जाएगी। तो दोस्तों जब निफ्टी 25 से 30,000 के बीच जाएगी तो ऑब्वियसली जो निफ्टी के बड़े बड़े शेयर्स है, जैसे कि रिलायंस है, वो काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले समय में ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि जब ओवरऑल कभी भी मंदी से आदमी तेजी से ग्रो करता है तो उसके लग्जरियस आइटम बढ़ते हैं। उस समय आपको लग्जरियस आइटम में क्या क्या आ सकते हैं, पीआई इंडस्ट्री जो कि जॉकी ब्रांड है, उस टाइप की, या जेलेट हो गया, इस टाइप के भी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल उसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में इतना ही। तो ये थे 4 प्रमुख रीजन। पहला रीजन था ओमिक्रॉन, जो कोविड सिचुएशन था। दूसरा रीजन था फेडरल ने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ाने की बात की यूएस में, वो था। और तीसरा जो था पॉलिसी टाइटनिंग, जो ओवरऑल दूसरे कंट्री में धीरे धीरे ये जो बात कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की, वो, और इसका इंपैक्ट इंडिया में भी देख सकता है। अगर किसी एक मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर अगर डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट यहाँ पर बढ़ाने का या घटाने का, तो उसका भी इंपैक्ट आपको पॉजिटिव या नेगेटिव देखने को मिल सकता है। और लास्ट ऑब्वियसली जो कि एफआईआई की सेलिंग थी, ओवरऑल जो एफआईआई काफी पिछले कुछ सेशन से कंटिन्यूस जो बिकवाली कर रही है, ये 4 प्रमुख रीजन थे स्टॉक मार्केट में गिरावट की। तो स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए, सही स्टॉक को चुने और उसी में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, ये है मेरी राय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक स्टे सेफ, मेक मनी। थैंक यू।